गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडी सिविल सर्विसेज क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 68वीं बीपीएससी का सेकंड पेपर कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। ठीक है, तो इस बार जो सबसे जो बड़ा बदलाव देखा गया है क्वेश्चन के पैटर्न में देखा गया है और क्वेश्चन की प्रकृति में देखा गया है। जैसे पहले क्या था कि आपको टोटल 8 क्वेश्चन लिखने होते थे और आपके पास विकल्प 12 या 13 क्वेश्चन का होता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार तीनों सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी कर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे आप। और उससे बड़ी बात यह है कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। प्रत्येक सेक्शन में जो पहला जो क्वेश्चन है, जैसे कि सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो उसमें 1 से लेकर 5 तक शॉर्ट क्वेश्चन है। 38 नंबर के क्वेश्चन को ही 5 क्वेश्चन में डिवाइड किया गया है, सब क्वेश्चन में 8 8 के 3 और 2 और 7 7 के 2। इसी तरह से सेक्शन 2 में देखिए आप, खंड 2 में यहाँ भी वही काम किया गया है, 8 8 के 3 क्वेश्चन और 7 7 के 2 क्वेश्चन। लेकिन जो सेक्शन 3 है वहाँ तो 36 नंबर का होता है, तो वहाँ पर ऐसा किया गया है कि 8 नंबर के 1 क्वेश्चन, बाकी 7 7 के 4 क्वेश्चन। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन तो आपके लिए हो ही गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वहाँ पर भी आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं है, 2 में से एक लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको या तो ए नहीं तो बी, दोनों में से कोई एक लिखना है। पहले क्या था कि आपके पास चॉइस रहता था कि इन चारों में से कोई 2 लिख लीजिए, लेकिन अब 2 में से कोई एक लिखना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए ए और बी में से कोई एक लिखना है। तो विकल्प काफ़ी सीमित है। अगर आपके पास होलिस्टिक सिलेबस का जानकारी है तो ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइएगा आप। और इससे ही बड़ी बात यह है कि ये जो पैटर्न जो चेंज किया गया है बीपीएससी के द्वारा, ये आप मान के चलिए कि यूपीएससी से ज़्यादा टफ किया गया है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको यूपीएससी में भी 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं और यहाँ पर भी आपको 20 क्वेश्चन लिखना है। अगर आप जोड़ लीजिए तो 5 सेक्शन 1 में, 5 सेक्शन 2 में और 5 सेक्शन 3 में 15 क्वेश्चन हो गया आपका। इसके अलावा आपका 5 क्वेश्चन लॉन्ग वाला हो गया। सेक्शन 1 में 2 क्वेश्चन, सेक्शन 2 में 2 क्वेश्चन और सेक्शन 3 में 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं। लेकिन चुनौती यहाँ पर यह है कि 20 क्वेश्चन आपको एक तरह के नहीं है। आपको 15 क्वेश्चन 7 और 8 वाला है, यानी शॉर्ट में आपको हार्डली लिखना पड़ेगा उसको। तो 100 वर्ड तो क्रॉस नहीं करना है, 100 वर्ड क्रॉस करने पे आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो जाएगा। और जो 38 वाला क्वेश्चन नंबर वाला क्वेश्चन है उसको आपको लिखना पड़ेगा 400 450 वर्ड में। तो यहाँ पर आप मतलब उस मोड में नहीं आ पाते हैं अचानक से। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, या नहीं तो लॉन्ग वाला क्वेश्चन को पहले एक बार लिख देना पड़ेगा, पाँचों क्वेश्चन को। उसके बाद आपको कम से कम 1.5 टाइम निकालना पड़ेगा इस शॉर्ट वाले क्वेश्चन के लिए। और उसको भी आपको ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा लिखना है, डायग्राम बना के, या फिर हो सकता है कि 70 80 वर्ड में उसको निपटाना पड़ेगा, तब जाकर आप सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट ले पाइएगा। यानी कि 20 क्वेश्चन का अटेम्प्ट तभी ले पाइएगा जब आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपका वर्ड लिमिटेशन क्रॉस ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी पैटर्न को काफ़ी हार्ड कर दिया गया है। ठीक है, इसको दोनों रूप में ले सकते हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इन सेंस ये है कि इससे कम से कम ये होगा कि जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको ज़्यादा उनको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बिहार का स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक सेशन में 1 2 क्वेश्चन बिहार डाला हुआ है। बाकी जो पूरा सिलेबस जो है वो मान चलिए कि यूपीएससी के पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है, अगर आप शॉर्ट वाले क्वेश्चन को नेचर को देख ले तो। ठीक है, नेगेटिव ये है कि इस बार के लिए नेगेटिव ये कर दिया ना कि इस बार समय बहुत कम दिया आपको। 12 फरवरी का पेपर हुआ था, मार्च में उसका रिजल्ट आया और बहुत ही कम समय में, 2 महीना भी समय नहीं दिया और वो इसका मेंस का पेपर ले लिया। तो इस बार जो बच्चे दे रहे होंगे उनको काफ़ी समस्या आई होगी एक नया पैटर्न पे एग्ज़ाम देने का, क्योंकि ये भी नहीं पता था क्वेश्चन कैसा आने वाला है। ठीक है, जो पुराने पैटर्न पे तैयारी करके होंगे तो उनके लिए काफ़ी समस्या होगा इस पेपर में। तो चलिए, ये तो मैंने पूरा बता दिया कि किस तरह के क्वेश्चन थे और किस तरह का पैटर्न था इस बार, तो मैंने ये पूरा बताया है। और अगली बार जो आप लोग माइंड सेट कर लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है, तो तैयारी का तरीका भी आपको इसी तरह करना पड़ेगा। पहले वाली बात नहीं है कि आप 25 30 क्वेश्चन रट के जा रहे हैं और सारे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। अब आपको पूरा सिलेबस को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो पूरा नेशनल या इंटरनेशनल इशू, सारे सेक्शन को कुल मिलाकर अगर आप यूपीएससी का पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं और इसके बाद बिहार स्पेशल पढ़ लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका टेकल हो जाएगा। ठीक है, प्लस में प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 1 में। तो सेक्शन 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित कीजिए, यानी कि डायनेमिक सेकुलरिज्म। जो धर्मनिरपेक्षता जो प्रकृति जो बदलती रही है समय के साथ, उसके बारे में यहाँ बताना आपको है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो आपको पता होना चाहिए कि पहले धर्मनिरपेक्षता किस तरह की थी, अब में क्या बदलाव आया है, तो ये आपको यहाँ बताना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है, व्याख्या कीजिए।
तो यहाँ पर जो भूमिका की बात कर रहा है क्षेत्रीय राजनीति की, यहाँ दोनों एंगल लेना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, बस लॉन्ग में आया था, शॉर्ट में आया, इतना ही अंतर है। तो यहाँ बताना है कि किस तरह जो क्षेत्रीय राजनीति है किस तरह से चीज़ों को प्रभावित करती है राष्ट्रीय स्तर पर। तो सकारात्मक पॉइंट बताना पड़ेगा आपको कि जो क्षेत्रीय राजनीति होती है वो क्षेत्रीय मुद्दों को आगे ले आती है, ठीक है। जो केंद्र स्तर पर जो तानाशाही होती है उस पर रोक लगाने का काम करती है, चेक एंड बैलेंस बनाए रखने का काम करती है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूर्ति करती है, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा व्यवस्था का होना काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट देना पड़ेगा यहाँ पर आप, क्षेत्रीय राजनीति से कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद की भावना भी बढ़ जाती है, स्थानीय कारकों को तुष्टिकरण की नीति में कभी कभी क्षेत्रीय अखंडता ही प्रभावित होती है। तो ये जो कुछ कुछ पॉइंट है ये थोड़ा सा नेगेटिव में भी देना पड़ेगा आपको। आज उसके बाद कंक्लूजन देना पड़ेगा कि क्षेत्रीय राजनीति अगर सकारात्मक तरीके से यूज हो तो काफ़ी बेहतर है। तो ज़्यादा वर्डों में नहीं लिखना, आपको पॉइंट वाइज करके लिखना है, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव और कंक्लूजन देना आपको है, क्योंकि 100 वर्ड क्रॉस नहीं करना आपको इसमें। फिर जो तीसरा जो क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में एक चार्टर के रूप में उदाहरण सहित बताइए। तो ये क्वेश्चन मेनली डीपीएसपी से पूछा हुआ है। अगर आपको डीपीएसपी शुरू सन तक याद है, आर्टिकल 38 से लेकर 51 तक सारा याद है, और उसके रिगार्डिंग आपको ये याद है कि उसके लिए सरकार कौन सी योजनाएं चला रही है, तो इसको आसानी से लिख दीजिएगा, पॉइंट फॉर्म में लिख दीजिएगा तो नंबर आपके आ जाएंगे इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि अब आर्टिकल 42 में बोला गया है कि प्रसूति सहायता, उसके लिए मातृत्व लाभ योजना चलाई जा रही है सरकार द्वारा, ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल 45 में बोला गया है कि छोटे बच्चों के लिए निःशुल्क सेवा, उसके लिए आईसीडीएस कार्यक्रम आंगनबाड़ी चलाई जा रही है। तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि कौन कौन सा स्कीम आर्टिकल में कौन कौन किस चीज़ का वर्णन किया गया है और सरकार उसके लिए किस स्कीम को लॉन्च की है, तो उसके बारे में बता के इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सारा अगर नहीं भी याद है 8-10 भी लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा उससे आपका। फिर है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि न्यायिक पुनर्विलोकन होता क्या है। जो संसदीय कानून होती है उसकी संवैधानिकता की जांच करना, वही अपने आप न्यायिक पुनर्विलोकन है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों को दिया गया है। फिर थोड़ा बहुत पॉजिटिव बताना है कि किस तरह से ये सकारात्मक भूमिका निभाता है। अब कुछ एंगल में आपको एक आध सेक्शन में नेगेटिव बताना है, जहाँ पर न्यायिक सक्रियतावाद की भावना आ जाती है कि विधायी कार्यों का हस्तक्षेप जैसी भावना, तो वहाँ पर इसको आप डाल सकते हैं। ज़्यादा पॉजिटिव बताना है, नेगेटिव नहीं बताना ज़्यादा, इसमें 1-2 पॉइंट बस डाल दीजिएगा तो हो जाएगा उससे। इसके बाद हाँ, यहाँ बताना, इसमें ये भी बताना है कि ये संविधान में कहीं इसका वर्णन नहीं किया गया। 5वां नंबर है जो बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा, उदाहरण बताइए। तो कुल मिलाकर बताना यह है कि जो राजनीतिक जो गतिविधि बिहार में पिछले 10 वर्ष देखी जा रही है तो बहुत हद तक सुधार देखा गया है। इसमें मैंने सुधार बताना है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे बड़ी बात है, राजनीतिक स्थिरता दी गई है। हाँ, पार्टी में बदलाव हुआ है, कोई पार्टी किसी के साथ गठबंधन जरूर करती है, पर कम से कम ऐसा है कि 5 साल में चुनाव होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव बात है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात यहाँ पर आती है। दूसरा जो सकारात्मक आपको बताना है कि कहीं ना कहीं जो जाति की जो राजनीति थी वहाँ से बढ़ के विकास की राजनीति को अक्सर हुआ। तो ये सारे पॉइंट को बताना है कि किस तरह सुधार दिया गया, ठीक है। फिर आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट दिखाना है कि सुधार साथ साथ यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। तो इस बार देख रहे हैं आप कि 5 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन थे जो पहले जैसे पूछे गए, बाकी 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल नए पूछे गए। अगर आपको पूरा नहीं पता डिटेल बारीकी से तो काफ़ी परेशानी होगी लिखने में वहाँ पे आपको, ठीक है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सेकंड का ए नंबर देखते हैं। क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता प्रतिस्थापित है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति एवं कार्यशैली का उपयुक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक दृष्टि से परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि क्षेत्रीय परिषद क्या होता है और इसका मेंशन कहाँ पे किया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत बनाया गया था क्षेत्रीय परिषद 5, और 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ, यानी टोटल 6 क्षेत्रीय परिषद है। इनका काम क्या है बताना है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं। इसके साथ साथ बताना आपको ये भी इसमें कि क्षेत्रीय परिषद में राष्ट्रीय हित को ज़्यादा महत्व दिया जाए तो बेहतर है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो क्षेत्रीय परिषद होता है वो इसकी बैठक तो हमेशा होती है, पर किसी न किसी चीज़ को लेकर विवाद हमेशा रहता है क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर। तो उसी एंगल में इसको बताना था आपको। इसके बाद जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन, वो है कि जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है। दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है। अब पिछले कई दशकों में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं। क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमज़ोर करता है। उसके उसके कारण दीजिए, अपने कारण दीजिए। तो ये क्वेश्चन को आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन पहले भी इस तरह से आया हुआ है, ठीक है, कि जाति की भूमिका राजनीति में इस तरह से। तो बताना है कि
कि जो वर्तमान में कई दशक जो देख रहे हैं पिछले 2-3 दशक में, तो काफ़ी बदलाव आया है जातिगत राजनीति में। ठीक है, ज़्यादातर जो अब मुद्दे हैं वो विकासात्मक गतिविधि को ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कोई भी कास्ट का व्यक्ति हो, आप ज़्यादातर डेवलपमेंट में ज़्यादा जोड़ देता है। ये आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर। इसमें जातिगत जनगणना का भी आपको एक एंगल लेना पड़ेगा कि किस तरह जातिगत जनगणना जो कराई जा रही है वहाँ पर उसे क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव कॉन्सेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों पॉइंट आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट बताना पड़ेगा। कुल मिला के आपको पॉजिटिव बताना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो जाति जो भारतीय राजनीति में अपनी भूमिका है वो कहीं ना कहीं अब पहले से कमज़ोर नज़र आती है। इसके बाद नेक्स्ट, भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दशकों से चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बिहार में बिहार में सेशन पूर्व और सेशन युग के बाद चुनाव के संचालन के संदर्भ में अपने उत्तर के कारण बताइए। यह लोकतंत्र को मजबूत करने में कैसे जानता है। तो निर्वाचन आयोग की भूमिका बताना है। निर्वाचन आयोग के बारे में पहले आपको बताना पड़ेगा कि इसका किस आर्टिकल में वर्णन किया गया, क्या क्या इसके पास पावर है। ठीक है, इसका बताना पड़ेगा कि किस तरह से निष्पक्ष चुनाव इसने कराया है और वर्तमान में निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या क्या चुनौती है। ठीक है, तो चुनौती में आपको मेनली यही बताना है कि उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं होती है जो अपने विरुद्ध अवमानना पर दंड दे पाए किसी को, जैसे न्यायालय के पास होती है। वहाँ पर एक चुनौती बता सकते हैं। दूसरा चुनौती पहले यह था कि जो निर्वाचन चीफ इलेक्शन कमीशन थे उनकी नियुक्ति के संदर्भ में था कि उनकी नियुक्ति में ज़्यादातर सरकार की भूमिका ज़्यादा थी उसमें, लेकिन वर्तमान में उसको भी कम कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश दिया गया है उसके तहत उनकी भूमिका भी कम हो गई है। तो ये अपने आप सकारात्मक बदलाव है। उससे रिगार्डिंग पूछा भी है, जो बदलाव किया गया है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, ये बताना है आपको। अब जो TN सेशन थे जो निर्वाचन आयोग, उनके बारे में आपको बताना है कि उनके पहले चुनाव का क्या स्वरूप था और उसके बाद चुनाव में क्या बदलाव दिया गया, ये बताना है। कुछ आपको एडिशनल अपने तरीके से सुझाव भी बताना है कि यहाँ पर क्या सुझाव दिया जा सकता है। सुझाव में वही बताना है कि न्यायिक शक्ति की बात दे देना आपको, दंडात्मक शक्ति, सॉरी न्यायिक नहीं, दंडात्मक शक्ति की बात दे देना आपको वहाँ पे। और दूसरा देना है कि इसकी अपनी एक मशीनरी होनी चाहिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार की मशीनरी पर डिपेंड होता है। तो ये यहाँ पर ये बताना आपको। इसके बाद जो इसका दूसरा जो सब क्वेश्चन है, थर्ड का भी, राज्यसभा की संरचना एवं शक्तियों का विवेचन कीजिए तथा संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसकी भूमिका को उल्लेख कीजिए। तो ये बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है। लगभग इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से जाति वाले क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और इसके बाद क्षेत्रीय राजनीति की भूमिका को छोड़ दीजिए। तो लगभग क्वेश्चन आपको स्टैटिक ही आया हुआ है कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, तभी सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जैसे क्षेत्रीय परिषद हो गया, इसके बाद ये निर्वाचन आयोग हो गया, इस राज्यसभा हो गया। तो आपको पहले तो राज्यसभा की संरचना बताना है। ठीक है, कि ये दूसरा सदन आर्टिकल बताना है, किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद इसके कार्य बताने हैं कि किन कार्यों में ये लोकसभा के समान इसका पावर है और किन किन एंगल में यह लोकसभा से ज़्यादा पावर रखता है। तो ठीक है, तो वहाँ पर आपको मैंने जो इसके जो 3 जो स्पेशल पावर है, अखिल भारतीय सेवा, इसके बाद राज्य सूची में विषय को बारे में बताना, वो सब आपको बताना पड़ेगा कि उसके स्पेशल पावर अपना होता है। ठीक है, राज्यसभा का। इसके बाद बताना आपका है कि भूमिका का सेंस यहाँ दोनों लेना, नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। तो नेगेटिव बताना है कहीं ना कहीं यह सांसद बनने का पिछला गेट भी बोला जाता है इसको। ठीक है ना, इस संदर्भ में भी इसकी भूमिका होती है। ये दोनों भूमिका है, सकारात्मक भी नकारात्मक भी है। सकारात्मक इन द सेंस ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो स्पेशलिस्ट हो, उस चीज़ का विशेषज्ञ हो और वो मंत्रालय माना चाह रहा हो, तो राज्यसभा से भेजा सकता है, जैसे कि जयशंकर हमारे सामने है। और इसका नेगेटिव भूमिका ये होता है कि कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा व्यक्ति जो धन बल के बदौलत जाना चाहता हो, सांसद में बनना चाहता हो और चुनाव जीतने में अक्षम हो, तो वो उसकी बदौलत भी राज्यसभा में जा सकता है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। ये राज्यों के संदर्भ विधान परिषद में भी आता है ये। तो आपको दोनों भूमिका बताना है यहाँ पे इसको। ठीक है, बाकी आपको बताना पड़ेगा इसमें कि इसकी जो शक्तियाँ हैं किन किन क्षेत्र में लोकसभा के समान है और किन किन क्षेत्र में राज्यसभा अलग पावर रखता है अपना। तो ये बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन था। अगर आपको पता है, पॉलिटी बेसिक पढ़े हैं, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें नंबर भी अच्छे आएंगे अगर आपने सारे पॉइंट को डाल दिया है तो। इसमें ये थर्ड का एक A नंबर हो गया, थर्ड का B नंबर हो गया, इसमें अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपको स्टैटिक क्वेश्चन है ना, तो अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं जो विश्लेषण आधारित होते हैं, जैसे कि डायनेमिक सेकुलरिज्म पहला क्वेश्चन, गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता, क्षेत्रीय राजनीति में अपनी भूमिका भारत में, तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर संभावना कम होता है नंबर ज़्यादा आने का। अगर बहुत बेहतर है तो नंबर आ जाएगा आपका, लेकिन इस सब क्वेश्चन में ऐसा आता है कि आपको अगर आप सारे पॉइंट को लिखते हैं तो यहाँ पर आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ये पूरा जो सेक्शन 1 था ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ था।
तो यहाँ पर आपका पूरा हो गया ये। अब आते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 इकोनॉमिक का सेक्शन है, यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक से मिलेंगे, और सेक्शन 3 साइंस एंड टेक का है। तो चलिए अब हम सेक्शन 2 में आते हैं। तो सेक्शन 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ भारत में लॉजिस्टिक दक्षता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, स्पष्ट कीजिए। तो अभी पहले बताना है कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लाने का क्या पर्पस है। आपको बताना पड़ेगा कि भारत की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो ग्लोबल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ विकसित देशों में जो इसका जो वैल्यू है वो आपका है लगभग 8% के राउंड, जर्मनी में ये 5% है। वहीं इंडिया में इसका जो वैल्यू है वो लगभग 12-13% ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा होने से जो उत्पादन की जो लागत होती है वो बढ़ जाती है, और हमारा जो निर्यात है उस पर काफ़ी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वहाँ शुरुआत करके इसमें आपको कम से कम याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय नीति में क्या क्या पॉइंट है वो याद होना पड़ेगा आपको। अगर वो याद है तो इसको लिख पाइएगा। गति शक्ति योजना के बारे में थोड़ा बता देना है। गति शक्ति योजना जो जितने भी आधारभूत संरचना हमारे जो हैं उसके बीच एक कोऑर्डिनेटर काम करता है, ठीक है। चाहे वो सड़क हो गया, रेल हो गया, इसके बाद पोर्ट हो गया, इन सब के बीच में समन्वय काम करता है। तो बताना है कि लॉजिस्टिक नीति और गति शक्ति दोनों मिलकर कैसे लॉजिस्टिक दक्षता में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे, हमारे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको बेहतर करने में भूमिका निभाएंगे। इसको कहीं ना कहीं आप जो हमारे जो निर्यात नीति है 2022 उससे भी जोड़ सकते हैं कि जहाँ टारगेट जो रखा गया 2 ट्रिलियन इकोनॉमी निर्यात का, वहाँ पर भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, ठीक है। इस पर लगाते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे 4 का बी पे। अटल इनोवेशन मिशन किस प्रकार पूरे भारत में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहा है, व्याख्या कीजिए। मेंटर इंडिया, अटल इनक्यूबेशन सेंटर और अटल न्यू इंडिया चैलेंज जैसे अटल इनोवेशन मिशन के विभिन्न पहलों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो मिशन है वो नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है, और भारत में जो स्टार्टअप कल्चर उसको बढ़ावा देने के लिए स्पेशली जो 9 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं उनके लिए है ये। और इसके द्वारा आपको नया नया आइडिया और नया नया चैलेंज दिया जाता है, जहाँ से उनके अंदर जो कैपेसिटी है बौद्धिक क्षमता की उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो इस क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए कि मेंटर इंडिया प्रोग्राम, अटल इनोवेशन के बारे में क्या क्या बेसिक पॉइंट हो पता होगा, तब इसको सॉल्व कर पाइएगा आप। ये कह सकते हैं कि आपको ये योजना से क्वेश्चन था कुल मिला के ये। इसके बाद जो इसका जो सी नंबर है, बिहार में नगरीकरण का स्तर पर चर्चा कीजिए। राज्य में नगरीकरण के निम्न स्तर से संबंधित कम से कम 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। राज्य में नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा हाल ही में क्या कदम उठाए गए। तो आपको बताना पड़ेगा कि नगरीकरण का स्तर है बिहार में क्या है। तो बताना है 11 जनगणना के अनुसार 11.3% है, और जो राष्ट्रीय औसत है वो 31% है। तो राष्ट्रीय औसत का कह सकते हैं आप कि 1/3 है, ठीक है। फिर बताना है कि निम्न नगरीकरण का कारण है, ये बताना पड़ेगा आपको, और बताना पड़ेगा कि नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा क्या कदम उठाएंगे। हालांकि ये अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है उसमें ये बढ़ के 15% हो गया है। नगर निगम की संख्या भी बढ़ी है, नगर परिषद और नगर पंचायत की संख्या भी बढ़ी है, तो यहाँ से 15% बढ़ा है। लेकिन फिर भी अगर आप राष्ट्रीय औसत से तुलना कीजिएगा तो ये उसका आधा भी नहीं है। तो कारणों को बताना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर आधारभूत संरचना का अभाव, उद्योग धंधों का अभाव है, कृषि आधारित यहाँ पर उद्योग ज़्यादा है, ठीक है। तो इन सब कारणों से जो नगरीकरण है वो काफ़ी कम यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि चौथा नंबर क्वेश्चन, हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति क्या है, इंडियन ओशन डाइपोल मोमेंट। इस इसका वर्ष 2022 में भारत में मानसून की अनियमितता से क्या संबंध था, व्याख्या कीजिए। इस अनियमितता का भारत में खाद्य उत्पादन और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये मानसून का जो इस पर प्रभाव पड़ता है उस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये ज्योग्राफी से पूछा गया है, ठीक है। जनरली सेक्शन 2 इकोनॉमी का है, पर इसमें थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का भी सेक्शन डाल दिया जाता है। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे डायग्राम बना के। फिर जो 5वां क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन की व्यापकता और प्रभाव पर चर्चा कीजिए, और बताना है कि इसे कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का परिचय कीजिए। तो यहाँ पर डिजिटल डिवाइड की बात हो जा रही है। बताना है आपको कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र में इसके 2-3 स्वरूप बताना पड़ेगा आपको। पहला स्वरूप तो ये हो जाएगा डिजिटल डिवाइड में कि लोगों के पास इक्विपमेंट्स नहीं है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर अभी भी जो शहरी क्षेत्र की तुलना किया जाएगा तो जो मोबाइल का जो पेंट्रेशन है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो वो अपने आप में तो कह सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम हो गया ये। दूसरी समस्या आधारभूत संरचना की यहाँ पर ये आ जाती है कि कई से छोटे ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर उस तरह की बेसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, जैसे फाइबर नेटवर्क वगैरह अभी तक वहाँ पर गया नहीं है।
स्पेशली जो बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ पर नहीं गया है, और स्पेशली जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी नहीं गया हुआ। ये समस्या है। दूसरा जो इसका तीसरा जो स्तर है वह है कि लोगों के पास मोबाइल डिवाइस ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन उसका यूज करना नहीं आ रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं डिजिटल लिटरेसी के बारे में ही बताया जा रहा है, डिजिटल इलिटरेसी के बारे में बताया जा रहा है। तो उस संदर्भ बताना था, और इसका प्रभाव देना था कि प्रभाव पर बताना था कि जो सरकारी योजना है उसका लाभ अच्छे से नहीं ले पाएंगे वो लोग। ठीक है, जन सुविधा केंद्र हालांकि खोला गया है, लेकिन जब तक उनके पास अपना बार डिवाइस नहीं रहेगा ज़्यादा लाभ उसका नहीं उठा पाएंगे। दूसरा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन तेज़ी से फैलता है। इस कारण से अगर लोगों के पास उस तरह का मोबाइल वगैरह हो और उनके पास डिजिटल इक्विपमेंट्स हो भी, लेकिन जानकारी ना हो, तो इसका मिसयूज हो सकता है बड़े स्तर पे। तो ये इसका दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब पूछा सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए, तो सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई थी भारत नेट, जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटल कनेक्टिविटी से या फाइबर नेटवर्क जोड़ने का प्रोग्राम चलाया गया था। तो ये आपको बताना है। इसके अलावा बताना है कि डिजिटल लिटरेसी के लिए भी सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। और तीसरा यह है कि कहीं ना कहीं सरकार जो डिजिटल जो सेवाएं हैं वो आम लोगों तक तेज़ी से पहुंचा रही है। तो ये सारे आपको बताना पड़ेंगे। कुछ उपाय हमें यही बताना है कि जिस तरह से अन्य चीज़ों को लेकर स्कीम चलती है उस तरह से जैसे लोग जो सक्षम नहीं है ये स्मार्टफोन खरीदने में, उनके लिए भी अ, उपाय किया जाता है, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, उसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी के लिए भी कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके। तो इस संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको उस तरह से आपको लिखना, ज़्यादा लंबा तो नहीं लिखना था क्योंकि साथ में क्वेश्चन है तो आपको हार्ड लिखना है, तो 100 वर्ड में लिखना था। फिर आते हैं नेक्स्ट लॉन्ग वाले क्वेश्चन, 5वां नंबर का पहला। 2022 में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों की जांच कीजिए। व्यापार बढ़ाने के लिए भारत द्वारा की गई विभिन्न पहलें क्या हैं? भविष्य में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ाने के कुछ उपाय बताइए। देखिए, ये एक टोटल क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय ट्रेड पॉलिसी, इंडियन ट्रेड पॉलिसी 2022, इसमें टारगेट रखा गया है कि 2030 तक भारत की जो कुल निर्यात है उसको 2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। तो उस संदर्भ पूछा गया। तो अभी का जो बताना है कि भारत के व्यापार संबंधों में क्या क्या अभी सिचुएशन है। तो सबसे पहले बताना पड़ेगा कि भारत का जो टोटल आयात है वो अभी बढ़ के हो गया है $892 बिलियन, और जो निर्यात टोटल है वो 750 क्रॉस कर गया है, $762 बिलियन हो गया है। तो अभी भी हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, हम लोग ज़्यादा आयात करते हैं निर्यात की अपेक्षा। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेड इम्बेलेंस है उसको दूर करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा हम लोग को। तेल पर निर्भरता को, क्रूड ऑयल पर निर्भरता को कम करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे चीज़ें जो हम लोग बाहर से आयात करते हैं जैसे कि पाम ऑयल हो गया, दलहन फसल हो गई, उनको स्वदेशी रूप से हम लोग को बढ़ावा देना होगा। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ऑलरेडी प्रयास कर चुकी है। ठीक है, लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई हुई है, पीएम गति योजना हो गया है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हो गया है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये पहले में सारा वो पहल बताना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। भविष्य में वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय, तो उपाय में ये है कि जो स्पेशली ऐसे देश जिनसे हमारा ट्रेड काफ़ी कम है, जैसे कि इसमें आपका ब्रिटेन है, जर्मनी है, ये काफ़ी बड़े देश है, लेकिन इनसे हमारा जो व्यापार होता है वो $20 बिलियन पे नहीं है। तो उसके साथ हम लोग को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा करनी चाहिए। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से भी बात चल रही है, इसके अलावा यूएई से हुआ भी है, जापान से ऑलरेडी है। तो इस तरह से प्रयास करना पड़ेगा। चाइना से जो ट्रेड डिफिसिट है उसको कम करना पड़ेगा। अभी तो रूस से भी ट्रेड डिफिसिट काफ़ी बढ़ गया हम लोग का। तो इस संदर्भ में हम लोग को प्रयास करने की आवश्यकता है। तो कुछ उपाय के साथ इसको आप बता सकते हैं। हालांकि प्रयास में काफ़ी अच्छा हो रहा है और आने वाले समय में हो सकता है ट्रेड डिफिसिट काफ़ी कम भी हो जाए, लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको उपाय अपने से बताना पड़ेगा। इसके अलावा 5 का बी नंबर, फरवरी 2022 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 के अंत में अखिल भारतीय औसत 85.91% के मुकाबले बिहार सेवा क्षेत्र में 53.71% टेली घनत्व है। इस स्थिति के कारणों को इंगित कीजिए, इसका क्या प्रभाव है। स्थिति में सुधार के लिए उपाय उठाए जा सकने वाले कदमों की जांच कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन जो पहले आया था ना डिजिटल विभाजन के बारे में, उसका यहाँ पर आपको डेटा भी दे दिया यहाँ पे। ठीक है, कि अभी भी जो ग्रामीण स्तर है वहाँ पर ये 53% ही है बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में, और जो अखिल भारतीय है वो लगभग 86% है। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा अंतर गैप है यहाँ पे। ठीक है ना, टेली घनत्व है उसका गैप काफ़ी है। इसका अर्थ है कि बिहार में आधे लोगों के पास मोबाइल है। इसका कुल मिला के यही अर्थ होगा कि 100 में 53 लोगों के पास मोबाइल सुविधा उपलब्ध है। इसमें भी कहीं ऐसा होगा कि एक एक लोगों के पास दो दो होगा, तो कहीं और भी ज़्यादा घट गया होगा, 40 पॉइंट के राउंड आ जाएगा ये निकालिएगा ऐसे। तो ये बताना था कि ऐसा क्यों है। तो कारण बताना पड़ेगा आपको। यहाँ पे बिहार में ऐसा होने का कारण ये है कि यहाँ पर लोगों की जो पर कैपिटा इनकम वो भी काफ़ी कम है।
ठीक है। राष्ट्रीय औसत का 1/3 है। आधारभूत संरचनाओं का भी कहीं ना कहीं अभाव है, और लोगों के अंदर डिजिटल लिटरेसी का भी अभाव है, जिस कारण से लोग इसको खरीदना उतना उचित नहीं, फीचर फ़ोन से काम चला लेते हैं वो। ठीक है ना, फीचर फ़ोन भी हालांकि शामिल हो जाए टेलीघनत्व में। तो कुल मिला के आपको बताना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है। कारण में आपको मेनली आधारभूत संरचना और बताना पड़ेगा, मेनली गरीबी के बारे में बताना पड़ेगा आपको वहाँ पे। और इसके बाद बताना पड़ेगा क्या प्रभाव है, तो प्रभाव में बताना पड़ेगा आपको। प्रभाव में सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट स्कीम है उसका लाभ नहीं पहुंच पाता है उन लोगों तक। ठीक है, दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है। और दूसरा नुकसान ये होता है कि औपचारिकरण को लेकर समस्या होती है। जो असंगठित क्षेत्र है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है बिहार में, इस कारण से। अगर उनके पास मोबाइल है और वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ के द्वारा डिजिटलीकरण से जुड़ जाते हैं, तो उनका बेनिफिट ये होगा कि कहीं ना कहीं वो संगठित क्षेत्र में भी उनकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो एक ये भी नुकसान होता है। ये अपने आप में आसान क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, काफ़ी टफ क्वेश्चन था ये। और ये रिपोर्ट भी अपने आप में कह सकते हैं कि इसका अलग से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकता है यूपीएससी का, जिस तरह से रिपोर्ट आया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि बिहार का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बदला हुआ है। पहले जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपको, और काफ़ी डायनामिक क्वेश्चन आ रहा है। इसका अगर तुलना किया जाए ना, तो ये अपने आप का जो स्टैंडर्ड है ये यूपीएससी के बराबर बनाया खड़ा कर दिया है। ठीक है। जो नेक्स्ट है 6 का ए नंबर, नीली अर्थव्यवस्था की पहचान राष्ट्रीय विकास के 10 मुख्य आयामों में से एक के रूप में की जाती है। उपयुक्त कथन के आलोक में अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए, और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदमों को बताइए। ये क्या ये पर्याप्त है? नीली अर्थव्यवस्था से संदर्भ के जो समुद्र आधारित जो भी आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी उसके बारे में बात कर रहा है। इसमें आपका समुद्र से मत्स्य उत्पादन हो जाएगा। इसके अलावा जो समुद्र का जो खनिज संसाधन है उसका यूज हो जाएगा। तो भारत का जो तटीय जो क्षेत्र है वो 7500 किलोमीटर है। तो ये काफ़ी भारत इस मामले में रिच है अन्य देशों की अपेक्षा देखा जाए तो इसका भी हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे तो काफ़ी हद तक ये बेहतर काम करेगा ये। और अभी भी देखा जाए तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो मत्स्य का योगदान है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है। और काफ़ी क्षेत्रों को रोजगार भी, काफ़ी लोगों को रोजगार ये प्रोवाइड कराता है ये। तो कहीं ना कहीं ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार द्वारा जो डीप ओशन मिशन शुरू किया गया है, जो खनिज संसाधन, जो समुद्र के तल पर जो खनिज संसाधन है उसका उसके एक्सप्लोरेशन को लेकर ये भी अच्छा पहल है। इसके साथ साथ मत्स्य क्षेत्र को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया है, तो इसके प्रोत्साहन के लिए भी एक बड़ा कदम है। इन सब के अलावा जो हम कह सकते हैं कि जो ऐसे जो किसान हैं, जो कि ऐसे जो मछुआरे हैं जो कि नॉर्मल बोट का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सरकार चाहेगी तो बेहतर बोट अवेलेबल करा सकती है। साथ में उनके जो उनसे जुड़े जो कुछ समस्या हैं उसका भी समाधान कर सकती है। इस तरह से अगर हम लोग करते हैं तो काफ़ी हद तक ये बेहतर इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा हो सकता है, अभी भी है और ज़्यादा हो सकता है। इसका जो नेक्स्ट है, कच्चे माल के आधार पर बिहार को वन आधारित उद्योगों, कृषि आधारित उद्योगों और खनिज आधारित उद्योगों में विभाजित कीजिए। उन उद्योगों की अवस्थिति को दर्शाने वाले स्वच्छ रेखा चित्रों द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो कच्चे माल के आधार पर कह रहा है, यानी कि सबसे पहले बताना है कि वन आधारित उद्योग में क्या कच्चा माल हो सकता है। तो प्लाईवुड इंडस्ट्री में हो सकता है कच्चा माल ये हो सकता है। इसके अलावा जो फर्नीचर जो उद्योग है वहाँ पर हो सकता है वन आधारित जो कच्चा जो माल हो सकता है वहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा वन के आधारित जो बायो प्रोडक्ट है उसके जो वन के जैसे फल वगैरह हो गए वहाँ पर भी आप मान सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं उसका यूज़ हो सकता है। टिम्बर उद्योग में इसका यूज़ हो सकता है कच्चे माल के तौर पे। ये हो गया आपका कागज़ उद्योग हो गया आपका, तो यहाँ पर बताना है। इसके अलावा कृषि आधारित उद्योग में बताना है कि कृषि में जो कच्चा माल क्या हो सकता है। तो जितनी भी सब्जियाँ वगैरह हैं वो कच्चे माल के रूप में आती हो, अगर उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के तौर पर देखा जाए तो कच्चे माल का काम करते हैं, चाहे वो टमाटर सो टमाटो सॉस हो गया, आलू। इसके अलावा जो भी सब्जियाँ वगैरह हैं उन सब का यूज उसको प्रोसेस करके हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कर सकते हैं। तो वहाँ के लिए कच्चा उद्योग वो हो जाता है। और खनिज आधारित उद्योग बता सकते हैं कि बालू हो गया जो रियल एस्टेट में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भवन निर्माण में। इसके अलावा सीमेंट के लिए चूना पत्थर कच्चा उद्योग का काम करता है। पायराइट कच्चा उद्योग काम करता है। और ज्वेलरी क्षेत्र में जो अभी जमुई क्षेत्र में जो स्वर्ण का जो भंडार खोजे गए हैं वहाँ पर वो भी कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल के रूप में काम आ सकता है। ठीक है। तो इसको बताना था डायग्राम से, तो डायग्राम से दिखाने के लिए आपको वन के क्षेत्र में आपको मेनली पश्चिमी चंपारण वाला और भभुआ वाला क्षेत्र को दिखाना था, वहाँ सबसे अधिक वन पाया जाता है। इसके अलावा लगभग पूरे बिहार में कहीं ना कहीं छिटपुट तरीके से वन पाया जाता है, उसको दिखाना था आपको। दूसरा है कृषि आधारित उद्योग में, तो स्पेशली जो जूट आधारित उद्योग हम मान सकते हैं। जूट आधारित जो उद्योग है किशनगंज वाला एरिया, पूर्णिया वाला एरिया जो एरिया है वहाँ पर मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में फल सब्जियाँ आ जाएंगी आपकी। इसके अलावा आप मान सकते हैं मखाना उद्योग को जेई टैग का दर्जा ही मिला हुआ है, तो वहाँ भी कहीं ना कच्चा माल की भूमिका आ जाता है वो। तो आपको दिखाना था एरिया जूट के लिए दिखा दीजिए। पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र दिखा दीजिए बिहार का,
गन्ना के क्षेत्र में आप दिखा देते हैं कि चंपारण वाला एरिया दिखा देते हैं गन्ना क्षेत्र में। और बाकी जो हरी सब्जियां हैं पूरे बिहार का विशेषता हो। इसके अलावा खनिज धारित उद्योग में दिखा दीजिए आप कि जो बालू है वो स्पेशली, या सैंड जो है वो स्पेशली आप नदियों किनारे वाला एरिया, गंगा नदी किनारे वाला एरिया को ले सकते हैं आप। सोन नदी किनारे वाला एरिया ज़्यादा इसमें फर्टाइल एरिया है। इसके अलावा चूना पत्थर का रीजन आप दिखा सकते हैं, जो सासाराम भभुआ वाला जो क्षेत्र है, या कुल मिलाकर देखिए तो दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र बिहार का वहाँ पे। इसके अलावा जो स्वर्ण वगैरह की जो बात होती है वो आपका हो जाएगा जमुई बांका वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये दिखाना है, तो उसको मैप से आपको दिखाना, अलग अलग दिखाना पड़ेगा मैप से आपको। इसके अलावा ये सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 साइंस एंड टेक का सेक्शन है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न के। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में तकनीक प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण सब क्या समझते हैं। तो वर्तमान सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम चलाई गई है उसमें नए टेक्नोलॉजी की बात शामिल उसमें, ठीक है। तो इसमें जो सबसे जो बड़ा सेक्टर है वो है आपका रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में देखा जा रहा है तो काफ़ी हद तक हम लोग जो चीज़ों को आयात करते थे छोटे स्तर पर खास करके, उसको आयात को प्रतिबंधित किया गया है और स्वदेशी रूप से उसको निर्माण किया जा रहा है। और स्पेशली ड्रोन वगैरह हो गया। इसके अलावा जो लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है उसका जो इंजन है वो खुद अपने स्तर पर तैयार कर रहे हैं। इन सब के अलावा जो बड़े बड़े जहाज़ के जो हेलीकॉप्टर के उसके जो इंजन है उसको हम लोग दूसरे देशों के साथ कोलेब्रेशन करके बना रहे हैं स्वदेशी रूप से, जैसे कि रूस के साथ या फिर अमेरिका के साथ, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसमें भी इंडियन टेक्नोलॉजी और रूस के टेक्नोलॉजी दोनों का यूज हुआ है। हम लोग रक्षा क्षेत्र में ये भी ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हम लोग का जो डिफेंस एंटी डिफेंस जो सेटेलाइट है वो भी कहीं स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। हम लोग का जो आकाश मिसाइल हो गया, इसके बाद जो पृथ्वी मिसाइल हो गया वो भी हम लोगों ने स्वदेशी रूप से निर्मित किया है। इसके अलावा ICBM का जो पूरा जो सिस्टम है वो स्वदेशी रूप से बनाया गया है। तो तकनीकी क्षेत्र में रक्षा वाला हो गया। इसके अलावा जो हमारा तीसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है INS जो विराट, उसको उन्होंने स्वयं से तैयार किया हुआ। लगभग 80% जो उसका जो भी उसमें जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए गए वो इंडियन है। तो ये रक्षा क्षेत्र हो गया। स्पेस क्षेत्र में देख लीजिए, स्पेस क्षेत्र में जो DRDO हमारा है वो लगभग सारा चीज़ स्वदेशी रूप से विकसित कर रहा है। इवन दूसरे देशों का जो ग्रह उसको भी लॉन्च कर रहा है। तो ये स्पेस क्षेत्र हो गया। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी इन स्पेस नामक प्रोग्राम चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये हो जाएगा आपका। इसके अलावा जो टेलीकॉम सेक्टर में देखा जाए तो टेलीकॉम सेक्टर में जो 5G टेक्नोलॉजी है वो खुद स्वदेशी रूप से तैयार किया गया एयरटेल जियो के द्वारा। जो एक समय हुआई जो कंपनी चाइना की थी उसका एक अधिकार था, उसको एक अधिकार को ख़त्म करते हुए स्वयं भारत तैयार किया उसको। अब आपके पास जो नेटवर्क आता होगा, चाहे किसी का भी सिम ले लीजिए आप, वो 5G होता होगा। और जो नेटवर्क जो ऑपरेटर है वो इंडियन है। तो इस क्षेत्र में मान सकते हैं आप। इसके अलावा जो क्वांटम जो टेक्नोलॉजी वहाँ पर भी भारत द्वारा क्वांटम मिशन लॉन्च किया गया है। इन सब के अलावा भारत का अपना स्पेस मिशन भी है। स्पेस मिशन में कह सकते हैं कि स्पेस स्टेशन शुरू किया गया है। तो तकनीक के क्षेत्र में स्वदेशीकरण का आप सारा एंगल ले सकते हैं। हालांकि ये 8 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है और पॉइंट वाइज करके सारे सेक्टर को अलग डायग्राम बना के आपको पॉइंट वाइज लिख देना है 100 वर्ड में। इसमें आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा है, व्याख्या कीजिए कि बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना क्यों आवश्यक है। परमाणु कार्यक्रम में आवश्यक सुधारने में लिखिए। तो बताना है कि भारत की जो ऊर्जा आवश्यकता है समय के साथ बढ़ती चली जा रही है और अभी भी हम लोग का जो मैक्सिमम जो ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो हम लोग ताप ऊर्जा से पूरी करते हैं। तो इसमें परमाणु ऊर्जा का मात्र 2% से कम योगदान है। तो ऐसे में इसको विस्तार की बात की जा रही है, तो ये बताना आपको है। इसके अलावा बताना है कि कम से कम 4 से 5% इसका टारगेट है करना है। दूसरी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी है। इस चेन्नई में जो घटना घटा था तो सावधानी भी क्या बरतनी है ये बताना है। ऐसे एरिया में बनाया जाए जहाँ पर लोग ना रहते हों, ताकि कोई दुर्घटना में घटे तो लोगों को नुकसान ना हो। तो इस तरह से इसके बारे में लिखना था, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव यहाँ पर लिखना था आपको। फिर ये नया क्वेश्चन बिल्कुल है, इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर लिखिए। व्याख्या कीजिए किस प्रकार इंटरनेट और इंटरनेट ने मनुष्य के जीवन को बदल दिया है। तो ये अपने आप नया क्वेश्चन था ये। इसके अलावा D नंबर, प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण पर एक नोट लिखिए। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नया लगा, नया क्वेश्चन है नहीं। आप पहले भी क्वेश्चन आया था बिहार में कि बिहार के आपदा को मैनेजमेंट करने में प्रौद्योगिकी किस तरह अपनी भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा ये भी आया था कि बिहार के जो अन्य समस्याएं, कृषि समस्या हैं, उसमें प्रौद्योगिकी किस तरह से भूमिका निभा सकते हैं। बस वही क्वेश्चन है कि बिहार का आधुनिकीकरण करना अगर है तो पहले तो आपदा मैनेजमेंट करना होगा,
कृषि को मॉडर्न करना होगा। तो इसके अलावा जो अन्य जो चीज़ें हैं, सेवा सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी को नए तरीके से इन्वॉल्व करना होगा, साइबर क्राइम को रोकना होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो बिहार का आधुनिकीकरण का ही एक पार्ट है। तो इसको सेक्टर वाइज करके लिखना था। तो एक पॉइंट आप आपदा का बना लीजिए, वहाँ पर किस तरह टेक्नोलॉजी काम आएगी। जैसे कि वहाँ पर मान सकते हैं आप कि नदियों के जो मार्ग परिवर्तन होता है वहाँ पर आप जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर क्षेत्र में आप जियो मैप का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप पता लगा सकते हैं कहाँ पर बाढ़ की संभावना है, वहाँ पर फसल का उत्पादन ना किया जाए। मौसम पूर्वानुमान का अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पे आप। ड्रोन के माध्यम से खेतों में सिंचाई उर्वरक का यूज कर सकते हैं। जो नया जो जीएम क्रॉप्स है उसका इस्तेमाल करके आप फसल उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि प्रौद्योगिकी किस तरह से बिहार को आगे ले जाएगी। स्पेशली एग्रीकल्चर बिहार से दो मेन समस्या आपको ही पता है। पहली जो समस्या है वो है आपका एग्रीकल्चर की समस्या है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिव ना होना। और जो दूसरी समस्या है वो है बाढ़ और सूखे की समस्या है। दोनों को अगर आप टैकल कर लेते हैं तो बिहार अपने आप मॉडर्नाइज हो जाएगा। तो उसी क्षेत्र में आपको प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बताना है। इसके अलावा बताना है कि ह्यूमन रिसोर्स का भी एंगल लेना है, एक दो एंगल वहाँ बताना है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, तो आप उसको अलग अलग सेक्टर बांट के शॉर्ट में 20-30 वर्ड लिख के उसको निपटा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये कि स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। विभिन्न रोगों के उपचार में इसकी उपयोग किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण से बताइए। नया टेक्नोलॉजी एक नया नया क्षेत्र है स्वास्थ्य क्षेत्र में देखा जाए तो, और इसके कई रूप हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं कि क्वांट सेल के लेवल पे, माइटोकॉन्ड्रिया लेवल पे जो कुछ रोग होता है उसको दूर करने में नया टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण भूमिका हो जाता है। इसके अलावा आप मान सकते हैं कि जो जीएम क्रॉप्स वगैरह जो बनाते हैं हम लोग है, जो हम लोग जो नई नस्ल की जो मवेशी है उसका जो उत्पादन करते हैं, क्लोन बनाते हैं, वहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी का बेहतर यूज होता है। ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में पूछा तो बताना आपको है कैंसर से बीमारी का इलाज भी नैनो टेक्नोलॉजी से किया जा सकता है। दूसरा बताना है कि जो वैक्सीन का जो निर्माण होता है वहाँ पर कहीं ना कहीं नैनो टेक्नोलॉजी का बेहतर यूज होता है। फिर बताना था आपको कि स्पेशली जो ऐसे जो प्रॉब्लम है जो जेनेटिक होते हैं, जैसे क्रिप्टोनाइन का एग्जांपल अपना यूपीएससी में पूछा हुआ था क्वेश्चन कि क्रिप्टोनाइन का संबंध किससे है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो जेनेटिक जो समस्याएं हैं, जो बीमारी है, उनके इलाज में भी नैनो टेक्नोलॉजी का बेहतर यूज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोवेव ऑपरेशन, जैसे कान के अंदर आपको ऑपरेशन करना है तो वहाँ पर भी नैनो इक्विपमेंट का यूज़ करके उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना था, सारे एंगल के बारे में बताना था आपको यहाँ पे। इसमें कंटेंट बहुत सारा है, बस आपको वहाँ पर थोड़ा सा संयमित होकर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये अपना भी चुनौती आता है। जिस जिस क्वेश्चन के में आपके पास अधिक कंटेंट है, जिस प्रश्न के उत्तर में आपके पास कंटेंट की संख्या ज़्यादा है, उसको बैलेंस करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो फिर अगर आप भावना बहा का 200 वर्ड लिख दिए तो फिर मिस्टेक हो जाएगा आपसे। अगर यही क्वेश्चन पूछता है 38 नंबर में तो आप वहाँ पर लिख दीजिए, और कोई अंतर नहीं है, क्वेश्चन 38 में पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा है 7 में, तो टोटल आपका मैनेजमेंट का यहाँ पर प्रश्न है कि आपके अंदर कितना मैनेजमेंट स्किल है कि आप कंटेंट को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। और यही स्किल सिंपल यूपीएससी में जाना चाहती है आपसे, इसलिए उससे क्वेश्चन होते हैं वो देखिएगा 10 या 15 नंबर के होते हैं। तो बिहार भी इसी दिशा में अग्रसर है। अब हम लोग आते हैं आगे, जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन थे साइंस एंड टेक के। 8वां का A नंबर, संगणक एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के साथ आम जनजीवन एवं सरकारी तंत्रों के परीक्षणों में भारत डेटा चोरी के गंभीर संकट से जूझ रहा है। डेटा चोरी यानी साइबर थ्रेट के उन विभिन्न क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। इन सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा इसे रोकने के प्रयासों का वर्णन कीजिए और उपलब्ध तकनीकी के संसाधन की सहायता से कीजिए। तो देखिए, आपने देखा होगा कि वर्तमान में कई बार आपके पास भी फ्रॉड कॉल आते होंगे, स्पैम कॉल आता होगा। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा गया है कि सरकारी जो फाइलें हैं उसको भी हैक कर लिया जाता है। तो ये जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या बनी है इंडिया के समक्ष, साइबर डेटा चोरी की, इस वजह साइबर थ्रेट की। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि आपने देखा होगा मुंबई में ही 1 घंटे के लिए बिजली गुम हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि वो जो साइबर अटैक चाइना से कराया गया था। तो इसके आपको सारे एंगल लेना पड़ेंगे। एक तो आतंकवाद का एंगल लेना पड़ेगा कि वहाँ पर किस तरह से साइबर थ्रेट के द्वारा आपको डेटा चोरी करके आपको किस तरह से आपसे फिरौती मांगी जाती है। दूसरा एंगल ये भी हो सकता है, माइंड वाश के क्षेत्र में इसका हो सकता है। तीसरा जो हो सकता है साइबर थ्रेट, वही हो सकता है कि आपका जो पर्सनल डेटा है उसका यूज आपको इन्फ्लुएंस करने में किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट बताने आपको है। इसके बाद बताना है कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या इसके लिए चुनौती है। तो बताना है कि इसके लिए नीति तो बनी है पर उसका अभी तक बेहतर इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है। दूसरी समस्या ये भी है कि हमारा जो स्पेशली जो जैसे कि आपके मोबाइल चोरी हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप रिपोर्ट लिखाने जाते भी हैं तो पुलिस को भी उस स्तर का स्पेशलिस्ट होना चाहिए। तो अभी उस स्तर का प्रशिक्षण का अभाव है। शहरों में तो है, मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली वगैरह में तो हो जाता है, लेकिन जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर अभी भी समस्या ये देखने को मिलती है। ठीक है,
तो एक स्किल का ही प्रॉब्लम आया था यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो। और सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया वहाँ बताना आपको है कि इसके लिए साइबर पॉलिसी लाई गई है। इन सब के अलावा आप मान सकते हैं कि जो नेट ग्रिड है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इसमें बेहतर प्रयास किया गया है सरकार द्वारा, ठीक है। इसके अलावा आप मान सकते हैं सेना में जो लोग होते हैं उनके लिए एक अपना गूगल को छोड़कर अपना जो सिस्टम वो तैयार किया गया है, सॉफ्टवेयर अपना तैयार किया गया है, जिसके द्वारा व्हाट्सएप की जगह किसी अन्य सॉफ्ट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें ताकि उनके डेटा को कंप्रोमाइज़ ना किया जा सके। तो ये सब सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये बड़े स्तर पर हो रहा है। जो खुफिया एजेंसी है, जो जो सेना है, वहाँ तक हो रहा है। आम पब्लिक तक आने में अभी इसको समय लग सकता है, ठीक है। दूसरा जो है क्वेश्चन, जो अंतिम क्वेश्चन है ये पूरे पेपर 2 का, वो है कि एक तरफ प्रत्येक परिवार को पीने योग्य जल की उपलब्धता का उद्देश्य एवं दूसरी तरफ बढ़ती आबादी के कारण जल की कमी को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण में भारत सरकार की भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही केंद्रीय सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बिहार राज्य द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास की योजना की। तो बताना है कि अभी वर्तमान में जल संकट किस तरह से गहराता जा रहा है। आपको एसडीजी का जो उसमें जो जो लक्ष्य रखा गया उसमें भी इसकी चर्चा की गई है। इन सब के अलावा बताना है कि बिहार सरकार द्वारा क्या क्या इसमें योजनाएं चलाई, जैसे कि जल जीवन हरियाली मिशन चलाई गई थी बिहार द्वारा, हर घर नल का जो चलाया गया था उसको केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया है। और केंद्र सरकार का भी टारगेट है कि 2025 तक हर घर नल पीने के योग्य पानी पहुँचाया जाएगा। इन सब के अलावा सरकार द्वारा ये भी योजना चलाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कृषि क्षेत्र में इस चीज़ को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया। इनके अलावा ऐसे रोड का निर्माण जो जल को अवशोषित करके नीचे ग्राउंड वाटर को रिस्टोर कर ले, ये उपाय हो गया। ऐसे जीएन जीएम क्रॉप्स का इस्तेमाल जो कि कहीं ना कहीं कम जल में भी अत्यधिक उत्पादन क्षमता रखते हो। तो ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा जल की कमी दूर करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक अभी लक्षद्वीप में एक ऐसा टेक्नोलॉजी लाया गया है जो कि लक्षद्वीप के जल को जो खारे पानी उसको पीने को बना सकता है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी पूरे विश्व स्तर पर लागू हो जाती है, खासकर इंडिया के स्तर पर, तो कहीं ना कहीं जो हमारे जल को समस्या है पीने के पानी का, उसका समाधान हो सकता है। क्योंकि हमारे पास तो तटीय क्षेत्र तो काफ़ी ज़्यादा है, समुद्री जल का कमी नहीं है। अगर उसको हम लोग सस्ते तकनीक के द्वारा पीने के पानी में कन्वर्ट कर लें, खारे पानी को, तो एक बेहतर इसका समाधान हो सकता है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको आपको लिखना था और ये 36 नंबर था। तो इस तरह से मैंने आपको सारे क्वेश्चन को एक डिटेल एनालिसिस दे दिया है और क्वेश्चन कैसा पूछा गया उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता भी दिया है कि एक प्रॉपर एक कह सकते हैं कि डायरेक्शन दिया है कैसे इसको लिखना था। और बाकी अगर आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो आप लोग को पता चला ही होगा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी बताइएगा आप लोग का पेपर कैसा गया है, ठीक है। और कैसा लगा पेपर इस बार का आपका, क्या ये जो पैटर्न जो चेंज किया गया क्या सही है या नहीं बताइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये बदला गया है वो अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इससे क्या हुआ है कम से कम आप चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा, जो भी पूरा सिलेबस है उसको अच्छे से कवर कीजिएगा और इससे आपका माइंड ब्रॉड होगा और अच्छे स्टूडेंट का इसमें सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।